को नमस्कार। जो 100 गोल्डन रूल्स हम कर रहे हैं उसकी जो पार्ट 2 है, आज हम उसको करेंगे और 25 और रूल्स देखेंगे जो इंग्लिश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले ही रूल से। क्या है ये रूल, आइए समझते हैं। क्या कहता है? कहता है कुछ क्वेश्चंस लंबे होते हैं जिनमें इन्वर्जन इनिशियल फ्रेज में होता है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये इन्वर्जन है क्या। देखिए, जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी सेंटेंस को लिखने का, वो क्या होता है? वो होता है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही होता है लिखने का तरीका। टेंस चेंज हो सकते हैं बट सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर तो यही होता है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है कि पहले वर्ब आती है और बाद में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क वाली सेंस बन जाती है। अब वो क्या है रूल कहता है? वो रूल ये कहता है कि अगर जो लंबे सेंटेंस होते हैं, अगर उनके स्टार्टिंग में ही आपने इन्वर्जन लगा दिया, स्टार्टिंग में मतलब बिगनिंग के अंदर आपने इन्वर्जन को लगा दिया, तो जो उसका दूसरा जो मेन पार्ट होगा उसमें इन्वर्जन नहीं लगता है। क्या है रूल, आइए समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वुड यू बी सो काइंड एज टू टेल मी। अब यहाँ पर ना जो इन्वर्जन है वो पहले ही लग गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो वुड है ना, वुड, वो तो पहले लग गया। फिर यू आ रहा है, मतलब वर्ब आ रही है, फिर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर तो इन्वर्जन लग गया है, लग गया इन्वर्जन। अब आप देखो वेयर द मनी इज, ये गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि अब इन्वर्जन यहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ पर नहीं क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, ये नॉर्मल सेंटेंस ही रहेगा। तो इसका राइट क्या बनेगा? वेयर इज द मनी। तो जो पहला हमारे पास रूल आया, रूल नंबर 26, 25 हो चुके थे, 26 रूल ये कहता है कि अगर एक कोई लंबा सेंटेंस है और उसमें अगर इन्वर्जन स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेट पे लग चुकी है, तो उसका जो अगला मेन पार्ट होगा वहां पर हम आपका इन्वर्जन नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए, वुड यू माइंड इफ आई वेंट विद यू, बिल्कुल ठीक है, आई के बाद वेंट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुड यू माइंड इफ आई क्लोज द विंडो, तो इनके अंदर कोई भी जो है ग्रामेटिकली एरर नहीं है। ठीक है, चलिए, आपको पता होगा जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हमारे, ये आपको पता होगा जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो हमारे इफ से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है ना, इफ से स्टार्ट होते हैं। आपको मैंने 3 कंडीशनल्स बताई थी इफ वाली। आपको पता होगा, आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे अभी, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो इफ वाली कंडीशंस होती हैं वो बेसिकली 3 कंडीशंस होती है। मैंने आपको बताया ना, इफ में इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो आगे विल या प्रेजेंट टेंस आ सकता है। अगर इफ के साथ सिंपल पास आ रहा है तो सारी मोडाल्स पास में जाएंगी आपकी। और अगर पास परफेक्ट आ रहा है तो वुड हैव, कुड हैव वाला स्ट्रक्चर लगता है। तो हम जब इन्वर्स ये लगाते हैं कंडीशनल सेंटेंस, तो हम ऐसे लिखते हैं इफ, ऐसे करके लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। और आपको बताया था मैंने कि एक होती है जो इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जैसे इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इमेजिनरी सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट जो मर्जी हो लेकिन वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आती है। अब इसमें क्या रूल है? इसमें ये रूल कहता है कि अगर आपने इस इफ को हटा दिया, इस इफ को हटा दिया, तो बस आप आगे वर लगा दीजिए। वर आगे आ जाएगा आई से पहले, मतलब जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी। ठीक है, जैसे वर आई ए किंग इज इक्वल्स टू इफ आई वर ए किंग, तो दोनों ही सेम है। हैड आई रियलाइज का मतलब क्या हो गया? इफ आई हैड रियलाइज्ड। ओके, शुड यू चेंज, बिल्कुल क्या बन जाएगा? इफ यू शुड चेंज। तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों ठीक होते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब एग्जाम में आपको क्या देगा क्वेश्चन? एग्जाम में ना अब आपको ऐसे देगा, लाइक दिस, इफ वर आई, ये गलत हो जाएगा। या तो आप इफ आई वर लिखो या आप क्या लिखोगे? वर आई। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, रूल नंबर 27 क्या कहता है? ये तो बहुत आसान रूल है हमारे पास। क्या रूल है? देखिए, जो कज़न होता है उसका मीनिंग यही होता है कि जो आपका चचेरा भाई या चचेरी बहन होगी। अब कज़न के साथ ना मुझे ब्रदर या सिस्टर लगाना गलत होता है। अब मुझे कैसे पहचान होगी कि वो लड़का है कि लड़की है? ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न, तो शी लग गया तो वो लड़की है, ही लग गया तो वो लड़का है। ठीक है, तो कज़न के साथ हम ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते। छोटा सा रूल था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत बार हमने क्लास में करा है। पहली लाइन है माई कज़न ब्रदर, ये गलत है। माई कज़न सिस्टर गलत है कहना। माई कज़न इज सेंसिटिव, ये बिल्कुल ठीक है। माई कज़न ब्रदर, ये तो ये गलत है। तो कज़न के साथ ब्रदर नहीं आता। ये चैप्टर था सुपरफ्लुअस। नेक्स्ट भी सुपरफ्लुअस से हमारे पास रूल आ रहा है, देखिए।
कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना यार, सब लड़ाई झगड़ा खत्म करके आखिरी में तूने कंक्लूड क्या करा है? तो कंक्लूजन होता है बिल्कुल एंड के अंदर जाकर, किसी भी चीज़ का जो निचोड़ निकल कर आएगा उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। और फाइनल भी क्या होता है? अंतिम में होता है। तो इंग्लिश के अंदर हम फाइनल के साथ कंक्लूजन नहीं लगाते हैं। तो ये दोनों रूल सुपरफ्लुअस वाले चैप्टर में से थे, जो पीछे गया है वो वाला भी और ये वाला भी, कि कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं आता, कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आता है। ठीक है, जैसे देखिए इफ आई गेट्स द फाइनल कंक्लूजन, तो यहाँ पर ये गलत है सर, ये फाइनल और कंक्लूजन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, ये देखिए फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर भी गलत है और ये फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि कंक्लूजन और फाइनल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। चलिए अब पढ़ते हैं 29 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एसएससी बहुत पूछता है इसको। बोथ के बाद ना एंड आता है। ठीक है, बोथ के बाद क्या आता है? एंड आता है, और इसका अर्थ होता है और भी की सेंस में। क्या आता है? बोथ के बाद एंड आता है। जैसे आपको देगा, आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि और कब आता है, तो और आता है ईदर के साथ, ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वो दे देगा बोथ सोहन एज वेल एज प्रेम, तो ये एज वेल एज गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि बोथ के साथ ना आपका क्या मिलेगा? केवल और केवल एंड मिलेगा। क्या मिलेगा? एंड मिलेगा। तो छोटे छोटे रूल है, रिवाइज होते जा रहे हैं। चलिए 30th रूल देखते हैं, बहुत आसान सा रूल है। नथिंग इज फॉलोड बाय बट, जैसे बोथ के बाद क्या आता है? एंड आता है, आइदर के बाद और आता है, नाइदर के बाद नॉर आता है, उसी तरीके से नथिंग के बाद क्या आता है हमारे पास? बट आता है। दैट, जैसे कि नथिंग कैन बी सेड दैट, अब ये दैट गलत है। नथिंग के बाद क्या आएगा? जो भी इसका वो बनेगा आपका, नथिंग के बाद क्या आएगा? यहाँ पर आपका बट आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए दैट इज राइट नथिंग बट ऑनेस्ट वर्क, बिल्कुल ठीक है। शी हैड डन नथिंग बट, तो नथिंग के बाद क्या आता है? बट आता है, वहां पर दैट नहीं आएगा। बस आपने अपने दिमाग को इतनी बात समझानी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं रूल नंबर 31, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। आपको पता होगा कि एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, ये सब सिंगुलर है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं और ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसका आप टैग क्वेश्चन बनाते हो, टैग क्वेश्चन याद आया आपको? मैंने पढ़ाया था जैसे कि ही इज मैड, डजंट ही, याद आया आप लोगों को? पढ़ाया था मैंने कि ये देखिए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है, टेंस में चेंज नहीं होता है। चैप्टर रिवाइज होगा आप लोगों को। जैसे मैंने आपको जो प्रीवियस रूल्स पढ़ाए थे 25, उसमें बताया था कि आई एम का आरंट बनता है, याद आया ना कुछ? तो अब ये भी टैग क्वेश्चन का ही सवाल है। टैग क्वेश्चन में क्या है सर, कि एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नो बडी, ये सब सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। लेकिन जब आप इनका टैग क्वेश्चन बनाते हो तो ये प्लूरल वर्ब लेते हैं और प्लूरल नाउन लेते हैं। जैसे देखिए एवरीबडी हैज, बिल्कुल ठीक है यार, एवरीबडी के बाद तो हैज ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, एवरीबडी के बाद तो हैज आएगा, टू पे हिज ओन बिल। लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? हैवेंट। यहाँ पर तो हैज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? हैवेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है हैवेंट? क्योंकि ये रूल है। रूल क्या कहता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन सारे के सारे सिंगुलर होंगे, सिंगुलर वर्ब लेके बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो क्वेश्चन टैग की फॉर्म लेंगे तो वो कैसे आ जाएंगे? प्लूरल वर्ब होगी और प्लूरल प्रोनाउन होगा। हैवेंट दे, नन ऑफ योर फ्रेंड हैज अराइव्ड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हैव दे, अब ये नन क्या है? नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग होता है। एवरीवन इन द पार्टी हैज नॉट, अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, लेकिन ये प्लूरल में हो गया, हैव दे। नो वन इज रियल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, आर दे। अब देखो ये यहाँ पे इज है, लेकिन यहाँ पर क्या आया? आर आया। यहाँ पर ये वन, तो यहाँ पर ये क्या आया? दे आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, पेपर में आने के चांसेस हैं। चलिए अब देखेंगे बहुत ध्यान से, ये हमारा प्रोनाउन चैप्टर का रूल है। मून, मून, अर्थ, रिवर, मदरलैंड, कंट्री, शिप, ट्रेन, इन सब को ना हम फेमाइन जेंडर में देखते हैं। देखिए जेंडर क्या है? फेमाइन है और मैस्कुलाइन है, और एक कॉमन जेंडर होता है। तो फेमाइन जेंडर होता है जो लड़कियों से रिलेटेड होता है बेसिकली, और मस्कुलाइन मर्दों से रिलेटेड होता है, और कॉमन जेंडर जिसमें साथ दोनों आते हैं, जैसे डॉक्टर, शी इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर। तो अब शी और ही लगाने से पता चला कि वो लड़का है कि लड़की है, लेकिन डॉक्टर इज़ अ कॉमन जेंडर, एडवोकेट इज़ अ कॉमन जेंडर, टीचर भी क्या है? कॉमन जेंडर ही है।
तो जितने भी हैं हमारे पास ये सारे के सारे कॉमन जेंडर, फेमाइन जेंडर होते हैं। लेकिन जब हम टैग इस्तेमाल करते हैं, टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन द टैग क्वेश्चन द प्रोनाउन यूज्ड विल बी शी इंस्टेड ऑफ शी, इट कैन आल्सो बी यूज। तो वहां पर हम शी इस्तेमाल करते हैं और कई जगहों पे इट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में शी ही मिलेगा, ठीक है। जैसे द टाइटैनिक वाज थॉट टू बी अनसिंकेबल, वाजंट शी, तो ये टाइटैनिक है तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको हम किस में लेते हैं, शी में, फेमाइन जेंडर में लेंगे। जैसे इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनी कंट्री, हैज शी, ओके। द रिवर गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इजंट शी, या अब यहाँ पे इजंट भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी आपको बताया था ना मैंने कि इट वाले में भी आ सकता है और इस पे भी जा सकता है ये। अर्थ के लिए देखिए शी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, अच्छा रूल था। अब देखो भाई ये भी आ गया, कौन सा चैप्टर का रूल है, ये हमारा है वही सुपरफ्लूस चैप्टर का रूल है कि रिटर्न, रीइंबर्स, रीसीड, रिकैपिटुलेट, रिकॉल, रिकास्ट, इनके साथ बैक लगाना क्या होता है, गलत होता है। जैसे ये कहना गलत है, रिटर्न बैक बिल्कुल गलत है, रीइंबर्स बैक ये बिल्कुल गलत है, ओके। हम क्या बोलेंगे, वी विल रिइंबर्स द कस्टमर फॉर एनी लॉस और डैमेजेस, हम ये नहीं कह सकते हैं वी विल रिइंबर्स बैक, ओके, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। रिट्रीट के बाद बैक नहीं आएगा, ओके। चलिए रीबॉर्न, रीब्यूल्ड, रीगेन, इन सब के बाद अगेन नहीं आता, ठीक है। अब अगेन रीबॉर्न, रीबॉर्न का मतलब भी क्या कि आपने दोबारा से जन्म लिया है, तो अगेन नहीं आएगा। रीब्यूल्ड का मतलब भी क्या, दोबारा से बना रहे हैं, तो वहां पर अगेन नहीं आएगा। तो ये था रूल नंबर 35। अब देखेंगे स्टार जो रूल है वो ये वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कहता है वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, पहले बता देता हूं। क्या बताया, वन ऑफ द के बाद, एनी ऑफ द के बाद, आइदर ऑफ द के बाद, इन सब के बाद ना नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर। कैसे, ही इज वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर आया, तो यहाँ पर नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन जो वर्ब आई वो क्या आई है, सिंगुलर आई है। देखिए हैज आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, हैज आ रहा है, और यहाँ पर प्रोनाउन भी क्या आ रहा है हमारे पास, हिज आ रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, लेकिन वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, अब देखिए नाउन क्या आ रहा है, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आ रही है, हैज, सिंगुलर आ रही है। तो वन ऑफ द, एनी ऑफ द, आइदर ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा सर, लेकिन वर्ब क्या आएगी हमारे पास, सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, लेकिन अगर वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर हो और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो, तो जो सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पास है वर्ब उसको देख के लगाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच और दैट। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन है, देखिए जैसे मान के चलिए, मैं क्वेश्चन की मदद से आपको करवाता हूँ, ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, कोई गलती नहीं है। वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और प्लूरल आ भी रहा है, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे, हमें रिवीजन करनी है ना, ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या आ गया भाई, देखिए ये क्या आ गया, स्टूडेंट्स आ गया। अब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, हु आ सकता है, विच आ सकता है, और दैट आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर हु लगाया और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, दैट। इन दोनों में से कोई चॉइस है। अब जो मैं वर्ब लगाऊंगा ना, वो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे देख के लगाऊंगा। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ था, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हैव आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर हैव आएगा। और एक और चीज बता दूं, जब आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आती है स्ट्रक्चर में, क्या आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो वहां हु नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ से तीन चीजें सीखी हैं। पहला क्या है कि वन ऑफ द वाले स्ट्रक्चर के अंदर नाउन प्लूरल आती है सर, और वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन अगर सर वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर हो, नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन अगर हु आ जाए, विच आ जाए और दैट आ जाए सर, नो हु विच दैट आ जाए, तो वर्ब हम लिख के लगाएंगे जो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा सर, और वो प्लूरल ही होगा। और सर क्या बता रहे हैं, कि बता रहे हैं कि भैया जो सुपरलेटिव डिग्री होगी ना, चाहे जो मर्जी नाउन हो, लेकिन वहां पे क्या लगाएगा, रिलेटिव पर नाउन दैट लगाएगा, ओके। हु आता है लिविंग के लिए, विच आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दैट आता है दोनों के लिए और सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 37, बहुत ही अच्छा रूल है। क्या रूल है देखते हैं। रूल ये कहता है सर, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, एटसेट्रा, द नाउन इज ऑलवेज प्लूरल। आपके पास मैनी आ जाए, आपके पास अ गुड मैनी आ जाए, मैनी जो गिनने के लिए आता है, आपको पता होगा ना, काउंटेबल के लिए आता है, तो ये प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे अ ग्रेट मैनी गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स,
बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैनी ए आ जाए, क्या आ जाए, मैनी ए आ जाए, तो भैया नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, क्योंकि आपने ए लगा दिया, ए लगा दिया आपने, तो ए तो आपको पता ही है, तो वहां पे क्या आएगा, एक की बात हो रही है वहां पे तो, ठीक है ना। चलिए जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से, जैसे आई एम सॉरी, देखिए मैनी ए चांस, ये वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज गिवन आएगा। मैनी ए बैगर, अब बैगर आ गया तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, स्लीप्स। मैनी ए प्लेयर, वॉज इंजर्ड। मैनी ए गेम, इज लॉस्ट। मैनी ए लाइफ, इज। मोर चांसेस देन वन, अब ध्यान से देखना, ये वो रूल आगा जो पहले पढ़ाया था, मोर चांसेस देन वन वॉज गिवन टू हिम। मोर बैगर्स देन वन स्लीप हेयर, ठीक है, ये पिछला रूल है जो मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए चलिए अब देखो भाई, रूल नंबर 38 क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है रूल नंबर 38। वो ये कहता है सर कि जो आपके पास देन होगा ना, THAN वाला देन, आपको याद होगा नो सूनर वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने आपको, तो नो सूनर वाले स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि वहां पर THAN वाला देन आता है, और ये वाला देन किसके लिए आता है, ये कंपैरिजन के लिए आता है, किसके लिए आता है, कंपैरिजन के लिए आता है। और THEN वाला देन किसके लिए आता है, ये बात करता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू टाइम, वक्त के लिए जब आप बात करते हैं तो वहां पे हम THEN वाला देन लगाते हैं। और THAN वाला देन कब लगता है, जब आपका हम कंपैरिजन करते हैं। छोटी सी बात है लेकिन पेपरों में छोटी बातें ही पूछी जाती है और परेशान करती हैं। ही लाइक्स बेटर देन, ये मैं कराऊंगा आपको, ही लाइक्स बेटर, अब ये कंपैरिजन आ रहा है तो THEN वाला देन आ गया। इस कनाडा बिगर, अब यहाँ पे भी देन आएगा। गो स्ट्रेट फॉर अबाउट 200 मीटर्स देन, अब यहां पर THEN वाला, क्योंकि ये वक्त की बात कर रहा है। हिज डॉटर नो मच मोर अबाउट कंप्यूटर, ठीक है, देन ही डज, तो कंपैरिजन कर रहे हैं, THEN वाला आ गया। लेट हिम फिनिश हिज जॉब डैश वी विल गो, देन वी विल गो, THEN वाला। इफ यू मिस द लास्ट फेरी देन, तब वक्त की बात कर रहे हैं, यू विल हैव टू टेक द वाटर टैक्सी। माई ब्रदर इज यंगर देन मी, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जस्ट देन द लाइट वेंट आउट, तो वक्त की बात कर रहे हैं। इट इज लेस देन अ माइल, ठीक है, टू अ सेंट्रल पार्क। माई बॉस हैज 2 हाउसेस इन इंग्लैंड एंड देन देयर इज द विला, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो समझ में आ गया, छोटा सा रूल है, THEN देन कंपैरिजन के लिए, THEN वाला आपका वक्त के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज और देयर आर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ रूल क्या है। देखो भाई, इट के बाद ना हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, इट इज, इट वॉज, इट हैज, कोई दिक्कत ही नहीं है, पेपर में आपको यही मिलेगा। लेकिन देयर के साथ ऐसा नहीं है, देयर के साथ ये देखा जाता है कि आने वाला नाउन क्या है। अगर नाउन प्लूरल है तो वह प्लूरल आएगी, अगर नाउन सिंगुलर है तो नाउन वर्ब सिंगुलर आएगी। इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है इसका। जैसे देयर इज ए कैट, अब बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको ना हाईलाइट करके दिखाता हूँ कैसे बनाए रूल। अब यहाँ पे कैट आ रहा है ना, सॉरी, अब यहाँ पर कैट आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर इज आया। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ए आर आया। अब यहाँ पर वेराइटी आ रहा है ना, तो यहाँ पर इज आ रहा है। ये डेस्टिनेशन आ रहा है ना, तो यहाँ पर आर आ रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखो, अ बैग ऑन द टेबल, तो देयर इज ए बैग ऑन द टेबल, क्या बता रहा हूं मैं आपको, देयर इज ए बैग ऑन द टेबल, ठीक है। आप इसको बना के देखिएगा आराम से, ठीक है। चलिए अब देखेंगे रूल नंबर 40 क्या है, बड़ा आसान सा रूल है ये वाला, एल्डर और एल्डेस्ट, बहुत आसान रूल है यार, आप कहोगे सर बहुत आसान रूल है। देखिए एल्डर और एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही जो वर्ड होते हैं ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। एल्डर का मतलब होता है, मान लीजिए 2 भाई हैं और एक भाई आपसे बड़ा है और एक छोटा है, तो जो बड़े वाला भाई होगा उसको एल्डर कहेंगे। और जो मान लीजिए 4-5 भाई हैं और सबसे बड़ा भाई होगा तो उसके लिए क्या आएगा, एल्डेस्ट आएगा। याद रखना, एल्डर और एल्डेस्ट दोनों सेम फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब रूल नंबर 41 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो ओल्डर और जो ओल्डेस्ट होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फैमिलीज के लिए। मान लीजिए कोई हमारी गली मोहल्ला है, तो उसमें बोलते हैं ना भाई सबसे पुराना आदमी यही है, ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे, मिस्टर राम इज दी ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर विलेज, ठीक है जी, सबसे पुराने वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो ओल्डर और एल्डेस्ट सेम फैमिली के लिए नहीं आते हैं, डिफरेंट फैमिलीज के लिए आते हैं, एक रीजन के लिए भी आ सकते हैं,
ठीक है, जैसे जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, तो दोनों सगे भाई हैं। ऑल्टर इज माई एल्डर सन, तो 3-4 बेटे होंगे, सबसे बड़ा बेटा आपका वो हो गया। गांधी इज ओल्डर टू नेहरू, तो गांधी और नेहरू के बीच में कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, तो इसलिए वहां पे ओल्डर आया है। ओके, चलिए, एल्डेस्ट एक ही परिवार के लिए होता है, और आपका ओल्डर जो होता है वो एज के कंटेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है, चलिए आप खुद से करिएगा जो है, फिर चेक करवा लीजिएगा। अब देखिए रूल नंबर 42 क्या कहता है, फर्दर और फर्दर। अब दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो एक है, लेकिन दोनों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे जो एफ फेयर वाला फार है, बस आपने ये याद रखना है, फार, फार का मतलब क्या होता है, दूर। तो ये शो करता है डिस्टेंस को, किसको शो करता है, ये डिस्टेंस को। मैंने इसको याद कर रखा है, ये किसको शो करता है, डिस्टेंस को। और ये जो एफ यू आर वाला है, ये शो करता है इन एडिशनल, इन एडिशन, जो आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। जैसे दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम इक्वेटर देन कोलंबो, तो ये दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमैक्स, मतलब उसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा के सेंस में ले। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कि डिस्टेंस एडिशनल क्या है, तो आप इसको लेके चलो कि ये एक्स्ट्रा है। आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, मतलब कोई एक्स्ट्रा डिले नहीं होना चाहिए और आपको मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे फोटो खींच के भेजिएगा कि सर हमने कर लिया, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आइए रूल नंबर 43, बिफोर और एगो। बिफोर का यूज पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस में होता है, जबकि एगो का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल होता है। ओके, छोटा सा रूल है कि एगो का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में, और बिफोर का इस्तेमाल हम पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। आई सॉ हिम 5 मिनट्स एगो, तो मैंने उसको 5 मिनट पहले देखा। ही वेंट टू आगरा एन आवर एगो। ठीक है, आई हैड गॉन टू आगरा बिफोर माई मैरिज, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और शी विल गिव मनी टू मी बिफोर हर अपॉइंटमेंट, तो बिफोर दोनों में आ सकता है, लेकिन एगो आपका उसमें ही आएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आप पेपर में इतना आता नहीं। इट हैपन अ लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, जूली फोन 10 मिनट एगो। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस अबाउट 10 years एगो। आई मेट सेटल इन ऑस्ट्रेलिया 3 years बिफोर। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, आसान सी चीज़ है। चलिए, मोस्ट और मोस्टली क्या होता है। मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट के लिए आता है, मतलब क्वांटिटी के लिए आएगा। और मोस्टली का मतलब होता है लार्जली, बड़े वाला इलाका, जो मेन मुद्दा होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट विदाउट एन आर्टिकल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि द मैन हुम आई लाइक द मोस्ट इज जॉन। और मोस्टली इज एन एडवर्ब, वो कैसे इस्तेमाल होती है, द ऑडियंस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ स्टूडेंट। तो जो मैं आपको छोटा सा ना रूल समझाता हूँ कि जो मोस्ट होता है ना, वो सब में से एक होता है, और जो मोस्टली होता है ना, वो पूरी भीड़ में से सबको एक कर देते हैं। क्या बताया मैंने आपको, सारी भीड़ में से जो एक व्यक्ति होगा वो मोस्ट है, और सारी भीड़ को ही एक व्यक्ति बना देना, उसे क्या बोलेंगे, मोस्टली। सिंपल सी चीज, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, ये सब चूंकि के सेंस में लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे क्या बताना है इसमें, रूल जो क्या है। ठीक है, देखिए, जब भी एस और फॉर तो स्टार्टिंग में आ सकते हैं, लेकिन जो बिकॉज होगा वो कहां पर आएगा, आपका बीच में आएगा। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, चलिए, ड्यू टू का मतलब होता है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 47, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 47। रूल नंबर 41 क्या कहता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, नो सूनर के बाद क्या आता है, नो सूनर के बाद हमारे पास THAN वाला देन आता है। उसी तरीके से हार्डली के बाद ना क्या आता है, वेन आता है। क्या आता है, वेन आता है। हार्डली के बाद क्या आता है, वेन आता है। ये देखिए, वेन आ रहा है, क्या आ रहा है, वेन आ रहा है। हार्डली के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, वेन आ रहा है, वेन आ रहा है, वेन, 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 वेन। तो हार्डली के बाद वेन आता है, और आपको पता होगा हार्डली, स्केसली, नो सूनर, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। और जब भी नेगेटिव वर्ड आता है वहाँ पर इन्वर्जन फॉलो होती है। और इन्वर्जन क्या होती है सर, कि पहले हमारे पास क्या आएगा, वर्ब, बाद में क्या आएगा, नाउन। जैसे हार्डली हैड आई सही होगा, हार्डली आई हैड गलत होगा। सेम 48 रूल भी वही है, स्कार्सली के साथ भी वही होता है, वेन आता है। नो सूनर के साथ THAN वाला देन आता है, जो कंपैरिजन के लिए भी आता है। ओके, चलिए, रूल नंबर 49 क्या कहता है, देखिए, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये भी टैग क्वेश्चन का सवाल है, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, जैसे द बंच ऑफ कीज, ठीक है ना,
तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेके बैठे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग बनाओगे जब आप इसका, तो उसका क्वेश्चन टैग भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कलेक्टिव नाउन आर यूज्ड इन अ सिंगुलर so that the question tag will have a singular verb and singular pronoun. The class has selected its monitor, hasn't it? Okay, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। इनडेफिनेट वाला प्रोनाउन वाला देखना ना, उसमें प्लूरल आता है, इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए चलो भाई 50th रूल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, जब भी कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए हमारे सेंटेंस के अंदर तो वो नेगेटिव बन जाता है। और जब वो नेगेटिव बन जाएगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, उसका पॉजिटिव बनेगा। जैसे अगर आपकी शुरुआत नाइदर, नॉर, नन, नो वन, नो बडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली से होती है तो वो सेंटेंस नेगेटिव माने जाते हैं और उनका क्वेश्चन टैग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे आप देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था नॉट, लिखा हुआ था ना नॉट यहाँ पर, तो इसका जो बना वो पॉजिटिव बना। स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और क्वेश्चन स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अब यहाँ पे कैन नॉट आ रहा है तो यहाँ पर कैन आ गया। ओके, अब सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर डस पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये फ्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये फ्यू पॉजिटिव था, सॉरी, तो ये नेगेटिव बन गया। हार्डली देखिए नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया। तो ये पेपर में रूल आते हैं। तो आई होप आपको ये 50 रूल समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ क्लास में ले लीजिएगा। थैंक यू।